चाइना और जापान के बीच तनातनी फिर से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं और एक ऑफिशियल रिपोर्ट है। जापान ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है। व्हाइट पेपर एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तमाम डिफेंस की खबरें दी जाती हैं किसी भी देश के द्वारा। उसमें चाइना पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। सर, पहला आरोप तो ये लगाया गया है कि चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस ताइवान में बढ़ा रहा है। और इसके साथ एक सवाल जोड़ देता हूं, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, नवंबर में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर चाइना फ्यूचर में ऐसा कुछ करता है तो जापान अपनी डिफेंस फोर्सेस ताइवान में डिप्लॉय करेगा। तो टेंशन्स बढ़ने वाली हैं एशिया के अंदर, या क्या तनातनी चल रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो जापान ने स्टेटमेंट दिया था कि ताइवान में वो अपनी डिफेंस फोर्सेस डिप्लॉय करेगा, वो उस समय कहा था। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पॉसिबल है। तनातनी चाइना की सबसे है, ऑस्ट्रेलिया से भी तनातनी है, जापान से भी है, भारत से भी है, इंडोनेशिया से भी है, फिलीपीन से भी है, मलेशिया से भी है, मंगोलिया से भी है। चाइना की तनातनी सबके साथ है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको यह बता दूं कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापान का सरेंडर हो गया आफ्टर द अटैक्स, न्यूक्लियर अटैक्स और एटॉमिक अटैक्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो जापान को बोला कि नहीं साहब, आपकी बेयर मिनिमम एक फोर्स रहेगी और अमेरिका आपके बेसिस, वहां पे अमेरिका आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। तो उनका जो सबसे बड़ा बेस था वो ओकिनावा जो है वहां पे जापान में बनाया गया, और भी दसियों और बेस हैं जापान के अंदर उनके, अमेरिका के, सिर्फ ओकिनावा का नहीं है। देयर आर मेनी बेसिस दैट दे हैव इनसाइड जापान, बट ये सबसे बड़ा एक जमाने में बेस हुआ करता था। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये जो तनातनी चल रही है ये कोई नई तनातनी नहीं है, आज से नहीं है, दसियों साल, जब शिंजो आबे थे तब भी चल रहा था ये। तो ये आज शुरू नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ईरान वॉर का डायरेक्ट एक जो परछाई पड़ती है ना, और परछाई ये है, मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया था, सबके जमीन पर अमेरिका के बेसिस बने हुए हैं। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, फिर कुवैत हो, फिर ओमान हो, फिर बहरीन हो, फिर कोई भी हो, राइट, ओमान, एवरीबडी। तो अमेरिकन बेसिस पे हमला करा, शुरुआत तो यही करी थी, फिर उसके बाद वो स्प्रेड आउट कर गया। सऊदी अरब में हमले हुए, अमेरिकन बेसिस है वहां पे, तो ये सारी की सारी जॉर्डन में हुआ। एक बात तो फिक्स हो गई, एक बात तय हो गई, अमेरिकन बेसिस आपकी जमीन में आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं करते। नहीं, आपने पूरा अरबों डॉलर खर्च कर दिया, आपने अमेरिकन को खुश रखा, आपने बोला डोंट वरी, कितनी जमीन चाहिए, बस आप अपनी पेट्रियट मिसाइल्स यहां पे लगा दो, टोमाहॉक लगा दो, 1000-2000 मरीन्स लगा दो। अमेरिका से कौन पंगा लेगा? अमेरिका से ईरान ने पंगा ले लिया। एक्चुअली अमेरिका ने ईरान के साथ किया था, फिर ईरान ने कई गुना और बड़ा पंगा ले लिया पलटवार में। ईरान रिस्पॉन्डेड टू द अमेरिकन अटैक। सस्टेन कर रहा है सर, ईरान सस्टेन कर रहा है। अब इशू ये है कि क्या जापान को लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पहली चीज। और बात सिर्फ जापान की नहीं है, क्या यूरोप को लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा? क्योंकि दुनिया भर के बेसिस तो अमेरिका ने यूरोप में बना रखे हैं। क्या यूके में बेस नहीं है उनके? क्या उनके जर्मनी, इटली, फ्रांस, इधर स्पेन, इधर बेसिस नहीं है उनके? बिल्कुल है। ये क्यों है बेसिस जो यूरोप में है? ये हैं कोल्ड वॉर टाइम के, कि यूएसएसआर, अब तो यूएसएसआर नहीं, अब तो रूस है। 1991 में तकरीबन यूएसएसआर खत्म हो गया था, अप्रोक्सीमेटली दैट टाइम यूएसएसआर खत्म हो गया था। फिर 15 कंट्रीज बन गई, जिसमें से यूक्रेन भी एक है, और रशिया एक है, और जॉर्जिया, और जितने भी स्थान वाले हैं ना, ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फलाना, ये दे ऑल पार्ट ऑफ यूएसएसआर ओनली। तो एक रशियन फेडरेशन था बहुत बड़ा, यूएसएसआर। तो उस यूएसएसआर के हिस्से थे। तो उस जमाने में बोला कि नहीं साहब, यूएसएसआर इतना बड़ा है और दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एक प्रो यूएसएसआर और एक प्रो वेस्ट, आप कह लो। तो हमें बचाना है, तो तब के ये बेसिस बने हुए हैं। इट इज नॉट ओनली जापान दैट इज रीथिंकिंग, इवन नेटो कंट्रीज आर रीथिंकिंग, क्योंकि अमेरिका, एक वादा था अमेरिका का। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, एक एग्जांपल दूं आपको। जी सर। 1 मिनट, ये देखिए साहब, ये दिखाता हूं मैं। ये 500 रुपए का नोट है, कैमरे में दिखा दीजिए एक बार, ठीक है ना? हाँ, ये 500 रुपए का नोट है, कॉमन है, सबके पास है 500 रुपए का नोट। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? 500 रुपए के नोट के ऊपर आप प्रॉमिस करते हैं कि आप 500 रुपए की जो वैल्यू है वो आप देंगे। इसके ऊपर मैं जरा चश्मा पहन के आपको बता देता हूं। हाँ, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500 रुपीज। ये गवर्नर हैं, साइंड है इनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो यानी कि ये प्रॉमिस करते हैं। अब क्या इस रुपए की एक्चुअल उस कागज की कीमत 500 रुपए है? ये 500 रुपए है क्या? ये वैल्यू क्या है 500 रुपए की? आप सोचिए।
ये तो इसकी वैल्यू एक्चुअली 15-20 रुपए होगी या 10 रुपए होगी या उससे भी कम होगी। 10 रुपए मान 500 लो। रुपए की कीमत वाले जो कमोडिटीज हम इससे खरीद सकते हैं। बात वो नहीं है। हाँ। आप क्यों खरीद सकते हैं? ये वादा किसने किया कि आपको इसके एवज में 500 रुपए की वैल्यू मिलेगी? ये जो सबसे बड़ी संस्थान है हमारे आरबीआई, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर हैं। जी सर। इसीलिए आप भारत में कहीं पर भी आप पेट्रोल पंप से तेल खरीदें, चावल खरीदें, कुछ भी खरीदें, आप 500 रुपए देते हैं और जितना 500 रुपए की वैल्यू आपको मिल जाती है, क्योंकि इसके पीछे आरबीआई खड़ा हुआ है। बात यह है कि जापान को, यूरोप को, ठीक है, मिडिल ईस्ट को, सबको यह पता लग गया कि ये जो यूएस डॉलर है, जो बोला था कि साहब ये $500 की वैल्यू है, उसकी डॉलर $10 निकली उसकी वैल्यू। बहुत बड़ा खेल हो गया सर। ये तो खेल यही हुआ है। अचानक जो प्रॉमिस था, मैं वादे की बात कर रहा हूं ना, 500 रुपए का नोट दिखाया भाई, 500 रुपए का नोट। इसकी ताकत यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हमारी गारंटी, हमने साइन करा है, जाओ कहीं पे भी दो। और सिर्फ यहां पे नहीं, आप किसी एक्सचेंज काउंटर पे भी जाओगे एयरपोर्ट पे, तो वहां पे जितने इसके डॉलर बनते हैं, $5, $5.5, $6 जो भी बनते हैं 500 रुपए के, तो वो आपको डॉलर में भी मिलेगा। तो ये बैक्ड बाय आरबीआई है। तो वो बैक्ड बाय अमेरिका था कि ये जो बेस है, ये बेस गारंटी करता है कि कोई आंख उठा के आपको नहीं दे सकता बॉस, यहां पे अमेरिकन बैठे हैं। अब क्या हुआ? खत्म हो गया मामला। हफ्ता लेने वाले गुंडे होते हैं ना, जो आपसे कुछ पैसे लेके आपकी सिक्योरिटी प्रॉमिस करते हैं, हाँ, उस तरह का खेल हो गया अमेरिका का। ये तो नहीं, अमेरिका का नहीं। देखिए, वहां पे जो हफ्ता लेने वाला गुंडा जबरदस्ती करता है, अमेरिका ने कई देशों के साथ जबरदस्ती नहीं करी, प्यार से, नॉट इवन प्यार से। उनकी जरूरत थी अमेरिका, और अमेरिका को उनकी जरूरत थी। अमेरिका एक सुपर पावर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता था, और आपको अलग अलग बेसिस चाहिए। वो कहते थे कि साहब जब अमेरिकन बेसिस हैं तो फिर हमें अपनी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी? तो बार्टर सिस्टम हो गया। वो एक किस्म का, हाँ यू कैन से, एक किस्म का बार्टर सिस्टम हो गया। आज की तारीख में वो बार्टर फेल हो गया। तो जो जापान कर रहा है, वही चीज आप देखते हैं मिडिल ईस्ट में हो रही है, और वही चीज की तैयारी यूरोप भी कर रहा है। इट इज द सेम थिंग। सर, अगला सवाल यह है कि चाइना का भी रिएक्शन आया है। उनके विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम चाहे वह मिलिट्री ले जाएं चाहे कुछ ले जाएं, जापान का कोई हक नहीं है इस पे बोलने का। नहीं, वो तो देखिए, चाइना, आप अरुणाचल प्रदेश है, कोई भी अगर अरुणाचल प्रदेश चला जाता है तो चाइना को पेट में उबाल आ जाती है। चाइना ये कहता है कि नहीं, ये तो साउथ तिब्बत है ना। तो ये चाइना की आदत है हर चीज में प्रोटेस्ट करना। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो खुद मुख्तारी है, सोवरेनिटी है, जिसको हिंदी में हम लोग संप्रभुता कहते हैं, संप्रभुता सबकी अपनी है और सब लोग अपनी संप्रभुता के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो ईरान की लड़ाई है, उसने सबसे बड़ा जो सबक, हर एक लड़ाई सबक सिखाती है। जरूर। ईरान की लड़ाई में यह सबक नहीं है कि आप सस्ते ड्रोन, वो एक मिलिट्री सबक है। जियोपॉलिटिकल सबक यह है कि आपके पास कोई भी सुपर पावर का बेस हो, आपको नहीं बचा सकता। अगर आप सोचते हैं कि फाइनल गारंटी यह है, किसी की फाइनल गारंटी यह है कि साहब आप यहां पे बेस बनाइए और फिर एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वो होने नहीं वाला यार, वो होने नहीं वाला। बिकॉज ईरान ने ये चीज प्रूव कर दी है। ये इस लड़ाई का सबसे बड़ा मेरे लिए टेक अवे, इट्स नॉट जस्ट जापान, इट्स ऑल्सो मिडिल ईस्ट, इट्स ऑल्सो यूरोप। सब लोग देख रहे हैं यार, अमेरिका का बेस है, कोई फायदा नहीं हुआ, अमेरिका नहीं बचा पाया। अगला सर, इस पेपर में 2-3 चीजें और कही गई हैं। पहली चीज तो ये है कि जापान ने बोला है कि रशिया और चाइना मिलकर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं समुद्र के अंदर, तो ये भी हमारे लिए एक खतरा है। और दूसरी बात ये बोली गई है कि नॉर्थ कोरिया अपना पूरा सपोर्ट रशिया को दे रहा है, उनके सैनिक जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर युद्ध लड़ने के लिए, तो बोला कि दोनों के लिए फायदा है, इनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उनको सपोर्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। और देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो रशिया की लड़ाई है, अब नॉर्थ कोरिया ने जब लड़ाई लड़ी थी, बहुत पहले लड़ी थी, उसको तो दशकों हो गए, तो चिल्लाना, धमकियां देना, न्यूक्लियर बॉम्ब मार दूंगा, अमेरिका को बर्बाद कर दूंगा, इससे कोई इंप्रेस नहीं होता। और नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन है, उनके बोल बोल के उन्होंने ऐसा कर दिया कि अब लोग वो कहते हैं हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा है, कोई मिसाइल, न्यूक्लियर नहीं सॉरी, कि बैलिस्टिक मिसाइल हमने टेस्ट करी, नोबडी टेक्स देम सीरियसली। क्या ठीक है यार, ये बोलता रहता है आदमी, बोल दो। लेकिन जब वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स रशिया भेजता है कि भाई बैटल हार्डन हो जाओ, यूक्रेन में लड़ो, ठीक है, रशिया को मैन पावर मिल गया, इनको क्या मिला? बैटल एक्सपीरियंस। यानी कि जब चाइना मूव करेगा ताइवान पर, तो चाइना के साथ खड़ा होगा नॉर्थ कोरिया, क्योंकि बैटल हार्डन्ड ट्रूप्स, अच्छा बैटल हार्डन्ड ट्रूप चाइना के पास भी नहीं है। इवन चाइना डज नॉट हैव बैटल हार्डन्ड ट्रूप्स, और चाइना तेज है, चाइना के पास पैसा है, तो चाइना ने बोला भाई तू अपने बैटल हार्डन करवा ले, तो वो जा रहे हैं। और कई मरे भी हैं, लोग कहते हैं कि कई 100 की तादाद में मरे हैं नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स।
लेकिन जब नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स मर गए वहां पे, लेकिन जो बच के आए दे बिकेम बैटल हार्डन्ड, अब दोबारा भेजेंगे। तो एक पूरी फौज नॉर्थ कोरिया तैयार कर रही है कि जब भी आज से 5 साल 10 साल बाद व्हेनेवर चाइना मेक्स अ मूव फॉर ताइवान, एक बैटल हार्डन्ड फोर्स तैयार है जो कि फिर लड़ सके। एक आखिरी सवाल सर ले लेता हूँ, इस मुद्दे से थोड़ा सा अलग सवाल है। ऑयल के प्राइसेस 0.5 से लेके 0.7% तक गिर गए, और क्योंकि बात करी जा रही है कि लास्ट स्टेज चल रहा है टॉक्स का ईरान और ओमान के बीच में, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? क्योंकि कल भी हमने इस चीज़ की बात की थी जब धमकी मिली पेजशकिया को मुश्तबा खामनेई के द्वारा, तो क्या प्राइसेस फिर से बढ़ेंगे या स्टेबिलिटी कब तक प्राइसेस में आप देखें? मुझे पता नहीं है इस पे, मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, या मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन हाँ, मैं इतना तो कह सकता हूँ आपको फॉर श्योर दैट कोई भी चीज जो पुराने सिस्टम से अलग होगी, कोई भी चीज, चाहे वो ईरान और ओमान की डील हो कि चलो भाई दोनों मिलके चलाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलाएंगे मिलके, एक स्ट्रेट तो नहीं है दुनिया में, एक स्ट्रेट तो नहीं है दुनिया में ना कि एक ही है। नहीं, एक नहीं है सर, कई सारे हैं, काफी सारे। कल स्पेन और मोरक्को बोलेंगे कि हम मिलके स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर चलाएंगे। कल सिंगापुर और मलेशिया मिलके ये बोलेंगे साहब हम तो मलाका चलाएंगे। तो आपने किया क्या है कि आपने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया यहां पे, ठीक है। एक बार एक जिसको कहते हैं ना कि वो कानून में कहते हैं कि दे से इन लॉ दैट देयर इज अ प्रेसिडेंस। एक बार आपने प्रेसिडेंस क्रिएट कर दिया, एग्जांपल सेट कर दिया, एक एग्जांपल सेट कर दिया कि ऐसा हुआ था, पीपल विल कोट दैट प्रेसिडेंस। कल आप देखना, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगापुर चढ़ दौड़ेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि एक बार प्रेसिडेंट सेट हो गया, फिर लोगों के दिमाग में आइडिया हो जाता है, फिर वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी आ जाती है कि हम क्यों नहीं कर सकते, क्या हम इतने कमजोर हैं, करो वो एक भीड़ का एक रूप बन जाता है। तो ये जो ईरान कर रहा है ना ओमान के साथ, दैट्स वेरी डेंजरस। जो अमेरिका ने करा, दैट इज शेयर स्टुपिडिटी, नॉट स्मार्ट, नॉट अ कूल थिंग टू डू। और जो ईरान कर रहा है, दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप बोलेंगे कि साहब हमारे इतने खर्चे, आप पैसा दीजिए, तो लोग पैसा देंगे। लेकिन लोग एक और चीज कर रहे हैं जो कि सऊदी अरब ने करना शुरू कर दिया है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। सऊदी अरब प्री वॉर के 75%, लिटरली 70% पकड़ लो आप, मोटा मोटी 2/3, क्लोज टू 70% उसका तेल बिक रहा है, क्लोज टू 70%। अभी कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एरामको ने प्रॉफिट डिक्लेयर करा है। राइट, आपने सर इंफॉर्मेशन दी थी उसके बारे में। प्रॉफिट उसने डिक्लेयर कर दिया, बोला कि हाँ मोटे पैसे कमाए हम लोगों ने, और हम लोगों ने पहले से ज्यादा पैसे कमाए, लड़ाई से पहले जितने कमाए थे उससे ज्यादा कमाए। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, बेसिक प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल है, उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू नो एट द एंड ऑफ द डे आपने सेट कर दिया कि बॉस ये कर सकते, ये भी एक होती है चीज। अब आप कर सको ना कर सको बात की बात है, लेकिन एक होती है, इंस्पिरेशन ले लेंगे लोग, एक इंस्पिरेशन लगता है, हाँ भाई होती है, आप स्ट्रेट है आपके बगल में, आप कर दो, इसको निपटा दो। जैसे भारत में इस्तीफे की बात चली थी, जब किस चीज को लेकर अभी सर प्रोटेस्ट जो हुए थे, तो कई लोगों ने ये भी कहा था उसमें कि इस्तीफा दे देंगे तो एग्जांपल सेट हो जाएगा। हाँ, उस तरीके वो तो पॉलिटिकल चीज है ना। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही अपडेट्स के लगातार हमारे साथ बने रहिए, CFTV देखते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सर के साथ हम फिर एक कन्वर्सेशन कल फिर लेके आएंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रखर तिवारी है। जय हिंद।